शुक्ला हिस्ट्री अड्डा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में। यह स्पीच मध्यकालीन भारत का इतिहास सौरभ चौबे से लिया गया है। चर्चा करते हैं हम हुमायूं। हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है। इनका जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ था। इनका मूल नाम नासिरुद्दीन महमूद है। ख्वांद मीर ने हुमायूं को सिकंदर आजम, खुदा का साया, हजरत बादशाह, खिलाफत पनाह, हकीकी मजाजी एवं सल्तनत का युग कहा था। हुमायूं सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस का शिष्य था। स्टेनले लेनपूल के अनुसार हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते संसार से विदा हो गया। उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, परंतु कभी किसी भाग्यहीन सम्राट का ऐसा गलत नाम नहीं पड़ा। उसकी असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। हुमायूं को 12 वर्ष की उम्र में बदख्शां का सूबेदार बनाकर पहला महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। उसे युद्ध का पहला अनुभव 8 वर्ष की उम्र में मिला, जब हुमायूं ने हामिद खान को पराजित किया था। आगे हम चर्चा करते हैं खलीफा का षड्यंत्र। आगरा में हुमायूं के सिंहासनारोहण में 3 से 4 दिनों का विलंब हुआ, क्योंकि वजीर निजामुद्दीन खलीफा बाबर के बहनोई एवं खानजादा बेगम के पति मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहता था। इसका उल्लेख तबकात-ए-अकबरी में निजामुद्दीन अहमद ने किया है, जिसका पिता मुहम्मद मुकीम इस घटना का साक्षी था। इसे ही खलीफा का षड्यंत्र कहा जाता है, लेकिन षड्यंत्र असफल रहा और हुमायूं बादशाह बना। बाबर ने अपने वसीयत में हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बाबर ने उसे पानीपत के युद्ध के पश्चात हिसार फिरोजा, तदुपरांत संभल का जागीर दिया था। खानवा के युद्ध के बाद हुमायूं को 2 वर्ष के लिए बदख्शां के प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया। तत्पश्चात उसे पुनः संभल की जागीर दे दी गई, जहां हुमायूं गंभीर रूप से बीमार हो गया। हुमायूं 23 वर्ष की उम्र में बादशाह बना। बाबर ने अपनी वसीयत में अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों के बीच बांट दिया था, जिसे हुमायूं एवं कामरान का भाग 6:5 था। बाबर ने हुमायूं से कहा था कि यदि उसके भाई कभी गलती करें तो माफ़ कर देना। क्रमशः भाइयों का अगर क्षेत्र देखें जो बांटा गया था, तो कामरान को काबुल, कांधार, सिंध एवं पंजाब का क्षेत्र दिया गया। अस्करी को संभल की जागीर मिली। हिंदाल को उसे अलवर का क्षेत्र प्राप्त हुआ और हुमायूं इसे कांटों की सेज के रूप में दिल्ली का सिंहासन मिला। साथ ही रिक्त राजकोष एवं अंतर्राष्ट्रीय सेना एवं अफगानों का विद्रोह भी वसीयत से ही प्राप्त हुआ था। वास्तव में बाबर ने अपने पुत्र के लिए एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा था जो युद्ध द्वारा ही संगठित किया जा सकता था। वस्तुतः बाबर ने कोई एक ठोस एवं सुसंगठित साम्राज्य नहीं छोड़ा था। हुमायूं के प्रमुख शत्रु अफगान और उसके वे निकट संबंधी तैमूर वंशीय थे, जो स्वयं को मिर्जा कहते थे। इस समय अफगानों का नेता गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो कि समस्त मुगल विद्रोहियों का संरक्षक था। अफगानों ने बहादुर शाह को जौनपुर का सुल्तान बनने हेतु आमंत्रित भी किया था। बहादुर शाह ने हुमायूं को एक पत्र लिखकर कहा था कि उसके मुकाबले हुमायूं ने कुछ भी हासिल नहीं किया है और अब तक उसका सामना छोटे मोटे अफगान सरदारों से ही पड़ा है। हुमायूं यह हमेशा समझने में असफल रहा कि शेर शाह सूरी एवं बहादुर शाह से मित्रता हो गई है। बहादुर शाह ने शेर शाह को काफ़ी पैसा भेजकर उसे मुगलों के खिलाफ सह दिया था। दूसरे, हुमायूं के पास जो सेना थी वह विभिन्न नस्ल एवं जातियों से निर्मित थी। यह सेना लगातार युद्ध चाहती थी। इस सेना को सिर्फ एक करिश्माई व्यक्ति ही संगठित कर सकता था। दुर्भाग्यवश हुमायूं में इसका अभाव था। वह खुद अफीम एवं नारी का आदी था और ज्योतिष में यकीन रखता था। अतः हुमायूं स्वतः अपने लिए समस्या बन गया और स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु साबित हुआ। कुल मिलाकर हुमायूं ना तो एक अच्छा प्रबंधक था
और ना ही सुयोग्य शासक। अगर हम हुमायूं के प्रमुख अभियान की बात करें तो वह इस प्रकार है। हुमायूं का पहला अभियान 1531 ईस्वी में कालिंजर के चंदेल शासक प्रतापरुद्र देव पर हुआ, जिसे हुमायूं ने पराजित किया था। दूसरे अभियान की बात करें तो 1532 ईस्वी में हुमायूं ने गोमती नदी पर स्थित दोहरिया या दौराहा या दादरा में महमूद लोदी एवं शेर शाह की सम्मिलित सेना को हरा दिया था। तीसरे अभियान की बात करें तो 1535 ईस्वी में गुजरात एवं मालवा जीतने वाला पहला बादशाह हुमायूं था। बहादुर शाह पराजित होकर पुर्तगालियों के पास भाग गया, जहां पुर्तगालियों ने उसे 1537 ईस्वी में समुद्र में डुबोकर मार डाला। हुमायूं ने चंपानेर दुर्ग का घेरा डाला। हुमायूं इस दुर्ग को लांघने वाला 41वां व्यक्ति था। बहादुर शाह के तुर्क तोपची रूमी खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। हालांकि गुजरात एवं मालवा प्रांत जितनी तेजी से आए उतनी ही तेजी से निकल भी गए। हुमायूं ने यहाँ की शासन व्यवस्था अस्करी को सौंप दी थी, जो ठीक तरह से प्रबंध ना कर सका। हुमायूं एवं शेर शाह, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बाबर ने मुगलों को आगाह किया था कि इस चालाक अफगान शेर खान पर ध्यान रखें, क्योंकि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है और बादशाहत के चिन्ह उसके मस्तक पर है। अगस्त 1532 ईस्वी में हुमायूं ने शेर खान को दौराहा में पराजित किया और शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। हुमायूं ने शेर खान को पुत्र कुतुब खान को जमानत के रूप में अपने पास रख लिया। अगला अभियान की बात करें, चुनार का दुर्ग। इस दुर्ग को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। सितंबर 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग जीतने का असफल प्रयास किया था। 1538 में ही जाकर हुमायूं रूमी खान के माध्यम से चुनार दुर्ग विजित कर पाया। इसी बची 1538 में शेर खान ने बंगाल की राजधानी गौड़ को जीत लिया और उसके खजाने को रोहतासगढ़ के किले में रखवा दिया। 1539 ईस्वी में हुमायूं ने गौड़ को भी विजित कर लिया और उसका नाम जन्नताबाद रखा। इसी समय आगरा में हिंदाल ने हुमायूं के चहेते शेख बहलोल की हत्या कर स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। हुमायूं ने बंगाल की व्यवस्था जहांगीर कुली बेग को सौंपकर आगरा की तरफ चल दिया। अगला अभियान हम बात करते हैं, चौसा या बक्सर का युद्ध। तिथि 26 जून 1539, स्थान चौसा, जो गंगा एवं कर्मनाशा नदी के बीच का क्षेत्र है। युद्धकर्ता, जिसमें हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलाया। किस युद्ध में? चौसा या बक्सर के युद्ध में। चौसा में हुमायूं हार गया और उसने घोड़े को गंगा नदी में उतार दिया था। इसी समय निजाम नामक भिस्ती ने उसकी जान बचाई। फरिश्ता के अनुसार इसे आगरा में हुमायूं ने आधे दिन का, जौहर अफ्तावची के अनुसार 2 घंटे के लिए, वहीं गुलबदन बेगम के अनुसार 2 दिनों के लिए बादशाह बनाया था। जौहर बताता है कि हुमायूं ने निजाम से कहा कि मैं तुम्हारा नाम निजामुद्दीन औलिया की तरह प्रसिद्ध कर दूंगा। अगला अभियान, कन्नौज का युद्ध। तिथि 1540, स्थान, चूँकि यह गंगा तट पर कन्नौज के बिलग्राम में हुआ था, इसलिए इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। युद्धकर्ता हुमायूं एवं शेर शाह के मध्य। इसी युद्ध को निर्णायक युद्ध का दर्जा भी प्राप्त है। विशेष की बात करें तो हुमायूं कन्नौज में पराजित हुआ और निर्वासित जीवन जीने को बाध्य हुआ। कन्नौज से वह क्रमशः आगरा, दिल्ली एवं सिंध गया। इसी समय शेर शाह के दबाव में मारवाड़, जिसे जोधपुर भी कहा जाता है, के राजा मालदेव ने हुमायूं को अपने यहाँ आमंत्रित किया और मदद का आश्वासन भी दिया था। अंततः बैरम खान की सलाह पर वह ईरान में शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा, जहां उसने शिया धर्म स्वीकार कर लिया। बैरम खान ने ही दोनों के बीच भेंट करने में मुख्य भूमिका निभाई।
ईरान के शाह के साथ हुमायूं ने समझौता किया कि वह कांधार जीतकर शाह तहमास्प को दे देगा, लेकिन हुमायूं ने 1545 ईस्वी में कांधार विजित कर उसे अपने ही पास रखा। इसके पश्चात हुमायूं ने काबुल जीता। यहीं कामरान ने उसके पुत्र अकबर को काबुल के दुर्ग पर बैठा दिया, लेकिन महामनगा ने अकबर को बचा लिया था। इसी समय हुमायूं की तरफ से युद्ध करते हुए हिंदाल मारा गया। हिंदाल की मृत्यु 1551 के पश्चात गजनी की सूबेदारी अकबर को दे दी गई। गखरों के सुल्तान आदम ने कामरान को हुमायूं को सौंप दिया। कामरान एवं अस्करी की आंखें निकालकर उनको मक्का भेज दिया गया। कामरान के पुत्र अब्दुल मालिक को हुमायूं ने अपने संरक्षण में ले लिया। वह इसको फरजंद, जिसे पुत्र आधुनिक समय में कहा जाता है, कहा करता था। 1540 से 15 वर्षों का निष्कासित जीवन व्यतीत करने के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं सेनापति बैरम खान की सलाह पर सन 1555 ईस्वी में हुमायूं की पुनर्वापसी हुई। इस समय की राजनीतिक स्थिति दृष्टिगोचर करें तो हम देखते हैं कि पंजाब का शासक सिकंदर सूर था। उसने तातार खान को मुगलों के विरुद्ध नियुक्त किया, जिसको पराजित कर हुमायूं ने रोहतास के दुर्ग को विजित किया था। तदुपरांत हुमायूं ने क्रमशः सतलज के किनारे मच्छीवाड़ा युद्ध, जो 15 मई 1555 ईस्वी को हुआ था, एवं सरहिंद का युद्ध, जो 22 जून 1555 को हुआ था, यानी मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 एवं सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में सिकंदर सूर पर विजय प्राप्त की। बैरम खान के सफल नेतृत्व में सरहिंद में मुगलों की विजय हुई, परंतु सरकारी रिकॉर्ड में सरहिंद विजय का श्रेय अकबर को दिया गया, जिसे इसी समय युवराज घोषित कर पंजाब का सूबेदार बना दिया गया था। सरहिंद का युद्ध निर्णायक हुआ था। जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना। इसके तुरंत बाद आगरा पर अधिकार कर लिया गया। दिल्ली विजय के पश्चात अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। इब्राहिम सूर संभल एवं दोआब का शासक था। आदिल शाह सूर बिहार से चुनार क्षेत्र का शासक था। बंगाल का शासक मोहम्मद खान सूर था। मालवा का शासक बहादुर शाह था। अगर हम हुमायूं की मृत्यु की बात करें तो जनवरी 1556 में दीन पनाह नगर के शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। मुल्ला बेकसी हूबहू हुमायूं की आकृति वाला था। इसे ही हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जनता को दर्शन करा दिया गया। दरअसल हुमायूं की मृत्यु का समाचार 17 दिनों तक गुप्त रखा गया था। तुर्की एडमिरल सीदी अली रईस के द्वारा हुमायूं के स्वास्थ्य का असत्य समाचार लाहौर भेजा गया। ऐसा करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अकबर का सिंहासनारोहण निर्विरोध हो सके। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया। मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी एवं एक वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। अरशकीन के अनुसार यदि हुमायूं कुछ दिन और अपने पिता के सिंहासन पर होता तो वह अपने वंश का भारत में अंतिम सम्राट होता। हुमायूं प्रथम साम्राज्य के समय 9 वर्ष 4.5 महीने तथा दूसरी बार 6 महीने अर्थात लगभग 10 वर्ष वह दिल्ली के मुगल साम्राज्य का शासक रहा। अपने 25 वर्षीय राज्यकाल में 15 वर्ष हुमायूं को विदेश में भी बिताने पड़े। इसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तबल-ए-अदल, जिसको न्याय ढोल कहा जाता था। तबल-ए-अदल लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए हुमायूं ने तबल-ए-अदल की शुरुआत की थी। उसने एक आनंद मंगल कालीन बिरसाते निषाद बनवाया। यह कालीन गोल था और तात्विक ग्रहों तथा नक्षत्रों के अनुरूप वृत्तों में विभाजित था। ग्रहों तथा नक्षत्रों के आधार पर हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग के वस्त्र पहनता था। जैसे दरबारियों को भी ऐसे ही कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया।
रविवार को पीला वस्त्र, सोमवार को सफ़ेद वस्त्र, शनिवार को काला वस्त्र पहनता था। हुमायूं ने उलब कचा नामक कोट प्रचलन में लाया था। उसने एक बड़ा खेमा भी निर्मित करवाया जो अवकाश के 12 राशि चक्रों के आधार पर 12 कक्षों में विभाजित था। हुमायूं ने अपने अमीरों एवं सरदारों को अहले दौलत, जिसको राज परिवार के सदस्य एवं सैनिक अधिकारी कहा जाता था, अहले सादात यानी कि शेख, काजी, दार्शनिक लोग एवं अहले मुराद, जिसे संगीतज्ञ कहते थे, की तीन श्रेणियों में विभाजित किया। हुमायूं ने इनका पुनः विभाजन 12 भागों में किया। प्रत्येक श्रेणी की पहचान एक तीर था। ये बाण अहले सादात, दौलत एवं मुराद के बाण कहलाते थे। हिंदू बेग अहले दौलत, मोहम्मद फरगरी अहले सादात का तथा अमीर उवैस मोहम्मद अहले मुराद का प्रमुख था। प्रत्येक श्रेणी के लिए सप्ताह के 2-2 दिन निश्चित किए गए थे। इस तरह शनिवार तथा बृहस्पतिवार अहले सादात, रविवार एवं मंगलवार अहले दौलत, सोमवार और बुधवार अहले मुराद के लिए निश्चित था। इस विभाजन से हुमायूं को राजसी कार्य केवल 2 दिन रविवार एवं मंगलवार मिलते थे। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया। दीन पनाह नगर बसाने का उद्देश्य यह भी था कि यदि आगरा पर बहादुर शाह का हमला हो तो यह दूसरी राजधानी का काम कर सके। हुमायूं ने इसमें शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय भी बनवाया। पुस्तकालय के प्रमुख को निजाम कहते थे। मुल्ला सर्व उसका निजाम था, जो कि उसके पुस्तकालय की देखभाल करता था। अबुल फजल के अनुसार हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की थी। हुमायूं अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। बंगाल निवास के समय हुमायूं अपने राजमुकुट पर पर्दा डाले रखता। जब नकाब हटाता तो प्रकाश प्रकट हो गया कहकर दरबारी उसका अभिवादन करते थे। हुमायूं ने प्रारंभिक काल में अमीर उवैस मोहम्मद को वजीर बनाया। उसके पश्चात हिंदू बेग को अमीरुल उमरा की उपाधि तथा सोने की कुर्सी दी गई। हुमायूं दरबार में शहजादों तथा अन्य विश्वास पात्रों को सोने एवं चांदी की कुर्सियों का प्रबंध करना चाहता था। उसका विचार था कि इस सम्मान से वह उन्हें अपने वश में करने में सफल होगा। हुमायूं ने ज्योतिष के आधार पर एक मुकुट ताजे इज्जत का भी निर्माण करवाया था। नौकाओं पर बाजार लगाने वाली प्रणाली, जिसे सर्वप्रथम हुमायूं ने प्रारंभ की थी, जिसको मीना बाजार कहा जाता था। हुमायूं ने चलता फिरता महल कस्तेरवा का निर्माण भी करवाया था। हुमायूं ने अमीर खुसरो के मकबरे पर समाधि प्रस्तर रखवाया। उसने एक अभिलेख भी यहाँ अंकित कराया, जिसमें अमीर खुसरो का शब्दों के साम्राज्य का सम्राट तथा संत कहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुमायूं ने शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा बनवाया एवं एक बार हुमायूं ने इस कुटी में उससे धार्मिक वार्ता भी की थी। ख्वांदमीर बताता है कि आगरा में हुमायूं ने इमारत तिलिस्म का निर्माण करवाया। वह फारसी में कविता भी करता था। कुछ कविताओं में उसने अपना उपनाम हुमायूं दिया है। शेख अमानुल्लाह पानीपती उसका प्रमुख कवि था। बाबर का तथा आंसू कवि शेख जैनुद्दीन खाफी बफाई उपनाम से कविता करता था। फरिश्ता के अनुसार हुमायूं ने एक ऐसा ग्लोब तैयार कराया था जिस पर पंचभूत एवं आकाश के वर्गीकरण अंकित था। हुमायूं के दरबार में मौलाना इलियास एवं शाह ताहिर नक्षत्र शास्त्र के विद्वान थे। दक्खनी नक्षत्र शास्त्र के विद्वान थे। मौलाना इलियास ने हुमायूं को नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा दी थी। वह अपने विषय का ज्ञाता तथा वेधशाला स्थापित करने का विशेषज्ञ था। खगोल शास्त्री मुल्ला चांद हुमायूं एवं अकबर के दरबार में रहे।
हुमायूं के दरबार में मौलाना मोहम्मद ने जवाहिरुल उलूम विज्ञानों की मणि की रचना फारसी भाषा में की। इसमें इतिहास, नक्षत्र विज्ञान, गणित, चिकित्सा आदि से संबंधित 120 विषय हैं। यह हुमायूं के समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मुगल दरबार में सर्वप्रथम कोर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत हुमायूं ने की थी। उसने नए नवरोज की शुरुआत की। वह तुलादान भी मानता था। आखिरी में हम हुमायूं की पत्नियों की बात करते हैं। बेगा बेगम, यह हुमायूं की पहली पत्नी थी। बेगा बेगम ने 1564 में हज किया, इसलिए वह हाजी बेगम कहलाईं। उसने ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था। अकबर हाजी बेगम का अपनी माँ की तरह आदर करता था। दूसरी पत्नी हमीदा बानो बेगम, यह हुमायूं की दूसरी पत्नी थी। वह अकबर की माता थी। उसकी उपाधि मरियम मकानी था। 1604 ईस्वी में उसकी मृत्यु के अवसर पर अकबर एवं उसके दरबारियों ने सर मुड़वा लिया था। अगली पत्नी माह चूचक बेगम, हुमायूं की यह पत्नी अबुल माली द्वारा मार डाली गई थी। चांद बीबी तथा साद बीबी नामक हुमायूं की 2 स्त्रियां चौसा युद्ध में भी मारी गई थीं। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे द्वितीय अफगान वंश या सूरवंश, जिसमें हम शेर शाह सूरी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।